हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल मित्तल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग विद अनिल मित्तल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई के आउटलुक के बारे में कि जुलाई में जो है निफ्टी नया हाई बना सकता है या फिर नीचे जा सकता है। इस बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आपके पास आप एसआईपी करते हैं रेगुलरली या फिर आपके पास लमसम पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, तो इस वीडियो को जरूर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के आखिरी में हम बात करेंगे एक्शनेबल इनसाइट्स के बारे में कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़िया तरीके से करने के लिए। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जून में क्या क्या हुआ स्टॉक मार्केट के अंदर। जून के अंदर काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली हमें। इंडेक्स कई बार ऊपर गया, कई बार नीचे गया। एफआईआईज ने ज्यादातर तो माल बेचा ही, लेकिन किसी किसी दिन थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बाइंग भी करी। उनका भी मूड बार बार बदलता रहा। लेकिन हमारे जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स हैं आपके मेरे जैसे, उन लोगों ने मार्केट को थाम के रखा। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने और एसआईपी इन्वेस्टर्स ने और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ने मार्केट को ज़्यादा गिरने नहीं दिया। हम लोगों ने हर डिप पर बाइंग की कोशिश की, और यही एक समझदार और सफल निवेशक की पहचान है कि वो डिप्स पे बाइंग करता है ताकि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग से उसकी एक अच्छी वेल्थ क्रिएट हो सके। हालांकि हमारा जो ट्रेंड है वो बियरिश, ओवरऑल बेरिश नहीं है, क्योंकि अभी भी हम ज़्यादा नीचे नहीं है टॉप से। 10% के आसपास निफ्टी नीचे है, और मिड कैप तो ऑल टाइम हाई पर है, जबकि और स्मॉल कैप भी थोड़ा सा ही नीचे है, 5-6% ही नीचे है टॉप से। तो अभी बेयरिश ट्रेंड तो नहीं है, मतलब, लेकिन ना बेयरिश है ना बुलिश है, एक नॉर्मल सा ट्रेंड चल रहा है इस टाइम। जुलाई के अंदर कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, पॉजिटिव चीजें हैं जो जुलाई में प्ले आउट हो सकती हैं। एक तो जुलाई के अंदर बड़ी बड़ी कंपनी जितनी भी हैं उन सबके कॉर्पोरेट रिजल्ट्स फर्स्ट क्वार्टर के आने चालू हो जाएंगे। अप्रैल से जून का जो फर्स्ट क्वार्टर होता है उसके रिजल्ट्स जुलाई में आने चालू हो जाते हैं। तो उससे हमें मालूम पड़ता है कि कंपनीज की प्रोग्रेस कैसी है। जिन कंपनीज के अर्निंग्स ग्रोथ आएगी और सेल्स ग्रोथ आएगी, उन कंपनीज के शेयर्स में एक अच्छी खासी ग्रोथ देखी जा सकती है। उसी तरह जिन कंपनीज के अगर प्रॉफिट्स घटे या किसी वजह से उनकी सेल घटी, ड्रॉप हुई, तो उनके शेयर्स की काफी ज्यादा पिटाई भी हो सकती है। तो हमें हर कंपनी को, जो भी हमें अपनी वॉच लिस्ट में हमने रख रखा है, कुछ कंपनीज को हर इंसान वॉच लिस्ट में रखता है। जिन कंपनीज को आपने अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर रखा है, उनके जैसे ही रिजल्ट्स आए Q1 के, क्वार्टर 1 के, तो आपको स्टडी करना चाहिए कि उस कंपनी की पोजीशन क्या है। उसी हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको उन कंपनीज के शेयर्स को बाय करना है तो या फिर सेल करना है। तो अगर अच्छे रिजल्ट्स आने की उम्मीद हो किसी कंपनी के, और रिजल्ट्स उससे भी ज्यादा अच्छे आ जाए, एक्सपेक्टेशन से अच्छे आ जाए, तो उसमें अच्छी खासी तेजी देखी जा सकती है। और उसी के विपरीत अगर एक्सपेक्टेशन कमजोर, मतलब अच्छी हो, बहुत ज्यादा अच्छी एक्सपेक्टेशन हो रिजल्ट्स आने की, और थोड़े से भी कमजोर रिजल्ट्स आ जाए, तो शेयर्स की पिटाई भी बहुत अच्छे से होती है। और सारी अच्छी अच्छी बातें नहीं है, कुछ रिस्क भी हैं इंडियन मार्केट के लिए। अगर ग्लोबल मार्केट्स में करेक्शन आता है तो इंडियन मार्केट्स भी अछूते नहीं रहेंगे उससे। वो जो करेक्शन है वो इंडियन मार्केट्स में भी जरूर ट्रिकल डाउन होगा। क्रूड ऑयल का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो उससे भी हमारे मार्केट पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। अगर जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ती हैं, जैसे ईरान और यूएस का जो लड़ाई चल रही है, अगर वो बढ़ जाती है, एस्केलेट हो जाती है, तो उसका भी एक नेगेटिव असर हमारे स्टॉक मार्केट पर होगा। इसलिए ब्लाइंडली बुलिश भी नहीं हो सकते हम। हमें वॉच करना पड़ेगा मार्केट की सिचुएशंस को कि मार्केट में क्या ट्रेंड, मतलब क्या पोजीशन चल रही है, क्रूड ऑयल का प्राइस कहाँ पर है, ईरान और यूएस की जो लड़ाई है वो कहाँ पर है, कैसी चल रही है। तो फ्रेंड्स, अब मेन मुद्दे की बात यह है कि अभी हम बाय करें या फिर वेट करें। तो मेरी तो सिंपल अप्रोच है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप एसआईपी करते हैं तो एसआईपी इसको कंटिन्यू करें। जब भी मार्केट में थोड़ा डिप आ जाए तो आप एसआईपी का अमाउंट बढ़ा सकते हैं। अगर आप एक लमसम अमाउंट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पास लमसम अमाउंट है और आप सोच रहे हैं कि मैं डिप पे इन्वेस्ट करूं, तो डिप तो किसी को भी नहीं पता कब आएगी, या आएगी भी या नहीं आएगी। आप अपने जो लमसम अमाउंट है उसे 4 या 5 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, मतलब 20% के 5 हिस्से बना लीजिए, या 25% के 4 हिस्से बना लीजिए, और हर महीने या हर 2 महीने में एक बार या हर महीने में एक बार थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते रहिए, ताकि 4-5 महीने में आपका पूरा अमाउंट इन्वेस्ट हो जाए। क्योंकि आपको नहीं पता, हमें नहीं पता मार्केट कहाँ बॉटम बनाएगा, और ये किसी को भी नहीं पता मार्केट बॉटम कहाँ बनाएगा, ये किसी को नॉलेज नहीं है। इसलिए आप अगर आपको लमसम पैसा डालना है तो आप एवरेज कर सकते हैं, 4-5 इंस्टॉलमेंट्स में पैसा डाल सकते हैं। फिर सबसे अगली बात है कि मतलब कौन से सेक्टर्स को हमें वॉच करना चाहिए। जो सेक्टर्स वॉच करने लायक हैं वो है बैंकिंग सेक्टर, यानी बड़े बड़े बैंक जैसे कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, इनको वॉच कर सकते हैं आप। कैपिटल गुड्स की कंपनीज, जैसे कि जो रेलवे वगैरह में काम करती हैं, जो गुड्स बनाती हैं,
डिफेंस की कंपनीज जैसे BHEL हो गया, HAL हो गया, इस तरह की सेलेक्टेड फार्मा कंपनीज, CDMO कंपनीज जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती हैं जैसे कि एक्यूटास केमिकल्स वगैरह या साइन लाइफ साइंसेज, इस टाइप की कंपनीज को आप वॉच कर सकते हैं। तो जो सेक्टर आपको अच्छा लगता है उसकी कंपनीज पर वॉच लगाएं और जैसे ही मौका लगे अगर वो अच्छे प्राइस पे अवेलेबल हो तो आप बाय कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो फिर आपको ये सब चीज करने की जरूरत ही नहीं है। म्यूचुअल फंड जब भी डिप में आए, मार्केट डिप में आए, तब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर आप SIP कर रहे हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी मिस्टेक्स की जो लोग करते हैं। हमें कभी भी फोमो में बाइंग नहीं करनी है। अगर मार्केट ऊपर भागना चालू कर दे तो हमें फोमो में बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो बीच बीच में करेक्शन जरूर आती है। हमें हर करेक्शन को अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए और फोमो में कभी भी बाय नहीं करना चाहिए। किसी भी शेयर को फोमो में बाय नहीं करना चाहिए, वरना हम उसे बिल्कुल हाई प्राइस पे ही बाय कर लेंगे। पेनी स्टॉक्स के पीछे कभी नहीं भागना है हमारे को। जिन स्टॉक्स का मार्केट कैप बहुत ज्यादा छोटा है उनके पीछे रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे बड़ा लॉस होने के चांसेस होते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर हमें ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। जो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह आपको अगर कोई बताते हैं कि ये शेयर बाय कर लीजिए, वो शेयर बाय कर लीजिए, तो बिना रिसर्च करे आप उसे बाय बिल्कुल ना करें। पहले अपनी रिसर्च करें, फंडामेंटल एनालिसिस करें, और अगर आपको वो कंपनी अच्छी लगती है तभी आप उनमें इन्वेस्ट करें। इसलिए हमें शॉर्ट टर्म न्यूज को देख के कभी भी अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को मतलब चेंज नहीं करना चाहिए। अगर कोई शॉर्ट टर्म में खराब न्यूज आ भी जाए तो उसके लिए हमें अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को नहीं छेड़ना चाहिए, हमें उसमें बने रहना चाहिए। क्योंकि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि टाइम इन द मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। अगर हम मार्केट में टाइम ज्यादा देते हैं तो उससे हमारी वेल्थ क्रिएट होती है। टाइमिंग करने से कभी भी मार्केट में वेल्थ क्रिएट नहीं होती, मार्केट में बने रहने से ही वेल्थ क्रिएट होती है। और जो सबसे बड़ा कंक्लूजन ये है कि अभी बड़ी बड़ी कंपनीज, अच्छी कंपनीज हैं, उनके अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। मार्केट देखो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये तो कोई भी नहीं बता सकता, ना कोई प्रोडिक्शन कर सकता है कि एग्जैक्ट कहाँ पर बॉटम बनेगा। लेकिन अगर हम डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्टिंग करते हैं तो हम एक एवरेज प्राइस पे बाइंग कर सकते हैं। और यही हमेशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी एवरेज प्राइस रहे, बहुत ज्यादा हाई प्राइस पे बाई ना कर ले। हमें सबसे लो प्राइस पे बाय करना जरूरी नहीं होता है, एक एवरेज प्राइस ही हमारे लिए कंपाउंडिंग के लिए बढ़िया रहता है। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। और हम इसी टाइप की वीडियोस बनाते रहते हैं, तो आप जरूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, किसी और टॉपिक पे बात करते हो फाइनेंस से ही रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।